अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग मीन कि एक वेरिएबल एक डाटा टाइप्स को दूसरे डाटा टाइप्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। फिर हमने देखा था कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। फिर हमने देखा था कि वेरिएबल्स के अंदर ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो वो कैसे करते थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर तो कर लिया लेकिन हम उसकी वैल्यू डिक्लेयर करते वक्त उसके अंदर स्टोर नहीं करवाना चाहते, कोई यूज़र से रीड करना चाहते हैं या किसी फाइल वाली अभी बात में देखेंगे। अभी ये तक ये समझें कि किसी यूज़र से रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है सी प्लस प्लस करता है। अच्छा, उसके लिए एक फंक्शन सीन यूज़ होता है, उसके साथ ना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, जो कि ये जो है ना ग्रेटर देन साइन वाला, इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ये यूज़ किया जाता है और आगे वेरिएबल्स का नाम लिखा जाता है। तो ये क्या करेगा कि यूज़र से वैल्यू रीड कर लेगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे रीड करता है। अच्छा, जो भी चीज़ यूज़र से रीड करनी है उससे पहले ज़रूरी है कि पहले बंदा उसको क्या करे, डिक्लेयर करे, उसकी अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स के साथ उसको डिक्लेयर करे। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, मैंने आपको बार बार बताया कि डिक्लेयर करने का मतलब है कि मेमोरी के अंदर उसके लिए स्पेस एलोकेट करना। लो जी, ये सिंटैक्स होता है सीन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डाल के आगे माइल्स लिखते हैं। अगर हमने ये माइल्स लिखना है तो इससे पहले मुझे ये वाला माइल्स डिक्लेयर कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ये चीज़ लिखी है, वो कहता है कि अगर मोर देन वन वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी है तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इंट और फीट को डिक्लेयर करेंगे, सॉरी फीट और इंचेस को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर इनके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं कि यूजिंग दिस स्टेटमेंट सी इन एक्सट्रैक्ट, ये जो ऑपरेटर साइन यूज हुआ ये वाला, आगे फीट लिखेंगे, फिर ये साइन लिखेंगे और आगे इंचेस लिखेंगे। अच्छा, हम इनकी वैल्यू को अलग अलग भी ना रीड कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसा लिख देता, सी इन फीट लिखता, आगे लाइन को ख़त्म कर देता और अगली लाइन में लिखता सी इन इंचेस। मतलब अलग अलग लाइन के अंदर भी रीड कर सकते हैं और एक ही लाइन के अंदर हम इसको ना रीड कर सकते हैं। तो ये वाली दो जो फीट और इंच रीड किया है, ये वाली लाइन लिखने से पहले हमें फीट और इंच को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी चीज़ रीड करनी है, रीड करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। और डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि मेमोरी के लिए अंदर उनके लिए स्पेस एलोकेट करनी। ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, इसकी जो पहली लाइन लिखी है ये एक ना प्रॉपर कोड लिखने का ना स्ट्रक्चर है जो सी प्लस प्लस के अंदर लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ ये जो हैशटैग से शुरू होती है इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है अभी देखते हैं। और ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा ना, इसका भी काम क्या है, ये जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अभी जो हमारा मेन कंसर्न है वो है यूज़र से वैल्यू हमने एंटर कैसे करवानी है। ये देखें, इंट मेन आता है, फिर ये जो डबल ब्रैकेट्स आती है, इनके अंदर हम अपना जो भी प्रोग्राम लिखना होता है ना इनके अंदर लिखते हैं। एक की जो पहली लाइन देखें वो इसमें लिखा है इंट फीट और इंट इंचेस। इसका मतलब वो फीट और इंच के दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा है इंट टाइप के। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। अब देखें कि ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन इनके अंदर हमने वैल्यू कोई स्टोर नहीं करवाई। अब हम क्या करेंगे कि यूज़र से पूछेंगे भाई अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू इनके अंदर स्टोर करवा लो। तो यूज़र से पूछने के लिए एक फंक्शन है सी आउट, वो यूज़ होता है। इसको इसके जो साथ वाले जो लेस देन वाला साइन लगा है इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे वो लिखता है एंटर द टू इंटीजर सेपरेटेड बाय स्पेस, आगे कॉलन डाल देता है। और जो पूरी लाइन इंग्लिश के अंदर लिखी है ना इसको उसने डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। और सी आउट के बाद जो भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर आ जाएगी कंपाइलर उसको कुछ नहीं करेगा, उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ तक कोड चलने का मतलब है कि वो कंपाइलर क्या करेगा कि पहले इंट और फीट के लिए मेमोरी के अंदर जगह एलोकेट करेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है। मैंने आपको बताया था डिक्लेयर करने का मतलब है कि मेमोरी के अंदर उनके लिए स्पेस एलोकेट करना। तो उसके बाद क्या करेगा कि ये वाली लाइन शो करवा देगा, इसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा एंटर द टू इंटीजर सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, ये देखें नीचे सैंपल रन हुआ भी हुआ है। तो क्या हुआ कि एंटर द टू इंटीजर सेपरेटेड बाय स्पेस, ये जो आगे 23 और 7 लिखे हैं ना ये लिखे हैं अगले वाली लाइन के लिए। ये जो अगले वाली लाइन के अंदर लिखा ना सी इन ग्रेटर देन फीट और आगे इंचेस। ठीक है,
ये जो 23 और 7 है ना, मैं क्या करूंगा, इनपुट करने के लिए 23 लिखूंगा, फिर स्पेस डालूंगा, फिर 7 लिखूंगा, फिर क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो क्या होगा क्या कि ये जो 23 है ना, ये जाके फीट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये जो 7 है ये जाके इंचेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो दो वैल्यू की स्टोर हो गई फीट और इंच के अंदर। अब हमने इसको क्या करना है, इसको आउटपुट के ऊपर लेके आना है। आउटपुट को ऊपर लेके आने के लिए ना, ये जो सी आउट मैंने बताया था ये यूज होता है। अब देखें, सी आउट फीट इज इक्वल टू, अब ये जो वर्ड फीट लिखा है और इक्वल टू लिखा है, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था, जो भी चीज डबल कोटेशन के अंदर आएगी, कंपाइलर क्या करेगा, उसको एज इट इज प्रिंट करा देगा। सही है, तो यहां तक क्या होगा कि सी फीट और इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा। और जब देखे अगले वाला फीट लिखा है ना, ये डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा, ये लिखा है वैसे ही लिखा है। अब इसको वो इंग्लिश वाला वो जो वर्ड फीट है FWT ऐसे नहीं प्रिंट कराएगा। ये जो ऐसे लिखा है, इसकी जगह के ऊपर जो फीट के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो वाली चीज प्रिंट कराएगा। और इस केस के अंदर फीट के अंदर वैल्यू क्या है, 23 स्टोर होगा। तो इसका मतलब है इस फीट की जगह 23 आउटपुट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन की आउटपुट क्या आएगी, फीट इज इक्वल टू 23, ये जो नीचे लिखा हो। सिमिलरली नीचे वाली लाइन देखें, सी आउट इंचेस इज इक्वल टू, अब देखें जो इंच और इक्वल टू लिखा है ना, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। इसको वो कंपाइलर कुछ भी नहीं करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट कराएगा। और ये जो अगले वाला इंच लिखा है ना, इसको वो इंग्लिश में इंचेस नहीं प्रिंट कराएगा, ये इंचेस डबल कोटेशन के बगैर लिखा है। इसकी जगह के ऊपर जो भी इंचेस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो वाली वैल्यू प्रिंट होगी। ये जो नीचे सैंपल रन के अंदर देखे इंचेस इक्वल टू 7। आई होप कि ये वाली एग्जांपल करने के बाद हमें ये समझ आ गया होगा कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और यूजर से लेके वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवाते कैसे हैं, और फिर अगर वही वाली वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना हो तो वो वैल्यू प्रिंट कैसे करवाते हैं। अगर फिर भी कोई किसी स्टूडेंट को मसला हो तो आप किसी टाइम पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अगर या फिर ग्रुप के अंदर नंबर शेयर हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। पहले उसकी डाटा टाइप्स लिखते हैं, फिर उसका नेम लिखते हैं, और एंड पे क्या डालते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन एक स्पेशल किस्म का सिंबल होता है जो कि लाइन को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए, इस लाइन में क्या किया कि एक फीट नेम के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है फीट। नीचे में क्या करता हूँ, फीट इज इक्वल टू 35। तो इसका मतलब है फीट के अंदर मैंने वैल्यू क्या रखवा दी, 35। ये तो हो गया हार्ड कोड करना, यानी कि ड्यूरिंग द डिक्लेरेशंस। और नीचे वाली लाइन में क्या हो रहा है कि ऊपर इंट फीट तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसकी वैल्यू अपने पास से नहीं ले रहा, उसकी वैल्यू मैं रीड कर रहा हूँ, मतलब कि यूजर से ले रहा हूँ। और यूजर से लेने का जो इसका सिंटैक्स था वो ये है, सील डालते हैं, आगे ग्रेटर देन ग्रेटर का साइन डालते हैं और आगे फीट लिख देते हैं। तो इसका मतलब है फीट की जगह जो भी मैं वैल्यू एंटर करूंगा वो इस फीट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। फीट के अंदर जाके स्टोर होने का मतलब है कि ये जब लाइन लिखेंगे ऊपर वाली इंट फीट, तो ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर इनके लिए स्पेस एलोकेट कर देगा। और जब ये वाली सी इन फीट लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेंगे ये वाली वैल्यू उस स्पेस के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगी। अच्छा, कुछ ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, कुछ सॉरी मैंने बताया था कि अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना पड़े, ठीक है, अपडेट करने के लिए ना ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेटर को इंक्रीमेंट करने के लिए दो मेथड है, एक को प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं और एक को पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। अगर वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लगा दिया जाए तो उसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, अगर वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगा दिया जाए तो उसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। सिमिलरली वो डिक्रीमेंट के लिए भी अगर प्लस लगा दिया, माइनस माइनस पहले लगा दिया जाएगा, माइनस माइनस बाद में लगा दिया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या बला है। ये देखिए, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एक्स के नाम से, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5। उसके अंदर एक्स की जब मैंने डिक्लेयर किया उसके अंदर वैल्यू क्या रखवा दी 5। अब मैं एक और वेरिएबल है मेरे पास वाई के नाम से, ठीक है, और उसको क्या चीज असाइन करा देता हूँ, प्लस प्लस एक्स। अब ये जो प्लस प्लस एक्स लिखा है ना, इसका मकसद है ये जो x की वैल्यू 5 थी अब प्लस प्लस होके अपडेट होके 6 हो गई, और ये जो 6 वैल्यू है ये इक्वल टू साइन है, हमने पीछे क्या पढ़ा था, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ये जो x की वैल्यू अपडेट हो गया ये ना 6,
पहले एक्स की वैल्यू क्या थी 5, जब मैं इसको प्लस प्लस लिखा तो कितनी हो गई 6। अब ये वाली 6 की वैल्यू स्टोर किसके अंदर करा देगा, y के अंदर। सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो प्री इंक्रीमेंट था अब ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। मैं प्लस प्लस एक्स लिखूं या एक्स प्लस प्लस लिखूं एक ही चीज है, ठीक है। इसको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो पीछे हमने कोड पढ़ा था उसने हमने देखा था ना कि कोई चीज आउटपुट के ऊपर लेके आनी हो तो कैसे लेके आते हैं। हमने देखा था कि अगर कोई चीज डबल कोटेशन के अंदर लिखी है तो उसको एज इट इज आउटपुट के ऊपर शो करवा देता है, ठीक है। अगर कोई डबल कोटेशन के अंदर ना लिखी हो, कोई एक वेरिएबल का नाम लिखा हो तो फिर उस वेरिएबल को इंग्लिश के अंदर वो प्रिंट नहीं करवाता, बल्कि उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो वाली वैल्यू आउटपुट के लिए शो कर देता है, ठीक है। इसके लिए ये जो ऑपरेटर होता है ना लेस देन, इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ये वाला चीज़ यूज होती है और ये इसका जेनेरिक सिंटैक्स है। क्या लिखते हैं, सी आउट लिखते हैं, फिर इंसर्शन ऑपरेटर डालते हैं, फिर आगे एक्सप्रेशन का नाम लिखते हैं। अच्छा, कोई एक्सप्रेशन का भी नाम लिख सकते हैं, कोई सिंगल वैल्यू भी लिख सकते हैं, या कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं, जो कि एवेल्यूएट होने के बाद एक आंसर आएगा और वो वाला आंसर आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। इनकी अलग अलग करके ना एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें एग्जाम्पल ही देखते हैं 2.21 जो है ना, इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ना वो क्या कर रही है, सी आउट 29/4। इसका मतलब है ये जो भी एक एक्सप्रेशन लिखा है इसका कोई ना कोई आंसर आएगा जो कि 7 आ रहा है और वो क्या होगा आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। सेकंड वाली लाइन देखें, इसमें सी आउट लिखा और जो हेलो देयर लिखा है ना वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। अब हमने जब पिछले वाली एग्जाम्पल की थी उसमें हमने देखा था कि जो भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर आ जाती है, जो भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर आ जाती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। अब आउटपुट के अंदर देखें उस हेलो देयर को एज इट इज प्रिंट कर रहा है, कोई चीज़ नहीं कर रहा। नीचे वाली लाइन में देखें क्या करेगा, 12 को प्रिंट करवा देगा। अच्छा, जो अच्छी समझ आएगी वो चौथी और 5वीं लाइन को पढ़ने से अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब देखें जो 4th लाइन के अंदर लिखा है वो लिखा है कि सी आउट 4+7, बट 4+7 वो क्या कर रहा है कि डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर आएगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए 4th लाइन की जो आउटपुट आ रही है वो 4+7 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब 5th लाइन के अंदर देखिए वो सी आउट 4+7 को कर रहा है, लेकिन इस लाइन के अंदर उसने 4+7 को डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा। अब ये एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, अब ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा, इस केस के अंदर 11 आ रहा है, वो प्रिंट हो जाए। आई थिंक के ये वाली 2 लाइनों से ना काफ़ी कुछ चीज़ क्लियर होगी कि अगर कोई चीज़ डबल कोटेशन के अंदर लिखी है तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ डबल कोटेशन के बगैर लिखी है तो क्या होगा। अगले वाली लाइन देखें, 7th लाइन देखें। इन दोनों लाइनों का कंसेप्ट को उसने कंबाइन किया है 7th लाइन के अंदर। वो क्या कह रहा है कि अब पहले उसने लिखा कि 4+7 इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, फिर जो उसने अगले इसी लाइन के आगे वाले हिस्से में लिखा 4+7 डबल कोटेशन के बगैर लिखा है। इसका मतलब है जो पहले वाला 4+7 है वो एज इट इज प्रिंट होगा और जो अगले वाला 4+7 है ये एवेल्यूएट होगा, मतलब इन दोनों का जो भी आंसर आएगा 11 आएगा वो आउटपुट पे आएगा। आउटपुट पे देख लेते हैं, देखो 4+7 इज इक्वल टू आउटपुट 11। 8 और 9 को भी आप क्या करें एज आप प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करें, अगर फिर भी ना समझ आए तो ये मेरे से पूछ लेना, ठीक है। उसी की प्रैक्टिस को जारी रखते हो हम देखते हैं कि ये देख लो कि जो भी चीज़ हम करते हैं कि डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। लेकिन इस स्लाइड के अंदर एक नया कंसेप्ट है कि अगर हमने लाइन को एंड करना है, लाइन को एंड करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम लाइन के ऊपर एंड लिखते हैं या ये इस केस के अंदर वो \n डाल रहा है ना, \n लिख देते हैं। दोनों केस के अंदर वो क्या करेगा, लाइन को एंड कर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये देखें सी आउट हेलो देयर, जब वो सी आउट हेलो देयर लिखता है तो इसका मतलब है कि आगे वो लिखता है सी आउट माय नेम इज जेम्स, तो वो पहले वाली लाइन को उसने एंड नहीं किया, दूसरे वाली लाइन उसने लिख दी है, तो इसका मतलब इसकी जो आउटपुट आएगी वो एक ही लाइन के अंदर आएगी। लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल के अंदर देखें वो सी आउट हेलो देयर के बाद लाइन को एंड कर रहा है और अगली वाली लाइन के अंदर माय नेम इज जेम्स लिख रहा है, तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो सी आउट हेलो देयर अलग लाइन में आएगा और माय नेम इज जेम्स अलग लाइन में आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमने देख लिया कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे लिखवाते हैं, अगर हमने वैल्यू प्रिंट करानी हो तो वैल्यू प्रिंट कैसे कराते हैं, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर का जो ड्यूरेशन है मेरा ख्याल है कि इतनी रखते हैं, जो अगले वाली चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।